हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाके देख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्टेमन के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और दिया हुआ है पोलन ग्रेन। हम लोग स्टेमन देखते हैं पहले। देखो स्टेमन क्या होता है भाइयों। स्टेमन इज बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट, और इस यूनिट को अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हो। यहां पर दो चीजें दिखती हैं आपको। एक तो ये डंडी जैसा कुछ दिखता है। दिस डंडी, डियर स्टूडेंट्स, is called as stalk. Is called as stalk. और स्टॉक के बारे में बहुत कुछ खास है नहीं, खाली इतना ध्यान रखना है कि इट इज थिन, लॉन्ग, स्लेंडर, ऐड कर सकते हो स्टॉक। एक पतला सा लंबा सा रेशा है जिसके दो एंड हैं। कितने एंड हैं? दो एंड। देखो ये नीचे वाला एंड है, ये वाला, इसको अपने कौन सा एंड बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। ग्रीन कलर यूज किया है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ठीक है। और ये जो है ये इसका टर्मिनल एंड हो गया। दो एंड होते हैं इस स्टॉक के। ओ भैया स्टॉक लिख दिए हो क्या? स्टॉक लिख दिए तो हटा दो, हाँ, और इसको हटा करके क्या लिखो? फिलामेंट लिखो। तुम बोलोगे सर आप गलत गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहा, मैं तो खाली देख रहा था तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो यार फिलामेंट लिखा है। फिलामेंट एक पतला सा लंबा सा रेशा होता है जिसके दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है और एक टर्मिनल होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या? नजदीक वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये प्रॉक्सिमल हिस्सा जो है ना, किसी चीज के साथ जुड़ सकता है, किसी चीज के साथ जोड़ सकता है, और वो चीज या तो ये थैलेमस हो सकती है, या तो कोई पेटल हो सकता है, या फिर टेपल हो सकता है। अब ये है भैया नीट का सवाल, ये पूछा हुआ एग्जाम में। ऐसा बाद में मत कहना कि गौरव सर आप बताते नहीं हो, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल हिस्सा जो इस फिलामेंट का है वो जुड़ सकता है या तो हमारे थैलेमस के साथ में, या तो हमारे पेटल के साथ में, या तो हमारे टेपल के साथ में, ठीक है भाई। अब अगर ये पेटल के साथ जुड़ेगा तो तुम इसे एपी पेटलस कह सकते हो, हाँ। और अगर टेपल के साथ जुड़ गया तब क्या कहोगे? तब कहोगे एपी फाइलस। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो वो थोड़ा सा तुम टॉलरेट कर लेना यार, है। बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये प्रॉक्सिमल एंड जो था हमारे फिलामेंट का, वो इन तीन चीजों के साथ जुड़ सकता था। अपने एनसीईआरटी में थैलेमस और पेटल दिया हुआ है, टेपल ऐड कर लेना तुम लोग। ये टेपल जो है लिलियासी फैमिली के अंदर ज्यादा देखने मिलेगा तुम्हें, ठीक है। टर्मिनल हिस्से में आओ। टर्मिनल हिस्से में तुम्हें फूला हुआ एक हिस्सा दिखता है, एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे तुम कहते हो एंथर। एंथर, एंथर बहुत काम की चीज है भाई। एंथर जो है वो बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्यों काम का है? क्योंकि ये जो एंथर है मेरे बेटा, ये एंथर प्रोड्यूस करता है क्या? ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। अब जब तुम इसका डायग्राम देखोगे ना यार, तो तुम देख पाओगे यहां पर दो अलग अलग रीजन दिख पाएंगे तुम्हें। एक तो ये लोब हो गया, ठीक है, दूसरा ये लोब हो गया। तो बेटा कितने लोब हो गए हैं? दो लोब हो गए। कितने लोब हो गए? दो लोब हो गए। तो भैया एक आंसर जो होता है इट इज बाइलोब्ड। कितना लोब्ड? अरे भैया लेबेड काहे लिख रहे हो? बाइलोब्ड। दो लोब हो गए। अब हम क्या करते हैं, उसमें से एक लोब यहां पे बना देते हैं। मान लो एक लोब है, मान लो एक लोब है, तो तुम देखते हो इस लोब के अंदर भी ऐसा पार्टीशन सा रहता है हल्का सा, ठीक है, जिसकी वजह से लोब के अंदर दो और चेंबर बन जाते हैं।
एक लोब के अंदर 2 चेंबर बन गए। कितने लोब थे? 2 लोब थे। एक लोब के अंदर 2 चेंबर, तो 2 लोब के अंदर कितने चेंबर? 4 चेंबर। और इन चेंबर को तुमने क्या बोलना है भाई? इन चेंबर को तुमने क्या बोलना है? इन चेंबर को तुमने बोलना है थीका। क्या बोलना है? थीका बोलना है। तो कितने थीका हो जाएंगे टोटल? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर जो है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और टेट्रा थिकस है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? चलो बहुत अच्छा। तो तुमको ये पता चल गया कि स्टेमन क्या होता है। तुमको ये पता चल गया कि स्टेमन क्या होता है। अब कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास स्टेमन प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास स्टेमन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर को तुम लोग बोलोगे स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात होगी। तो यार ये तो हमने बात कर ली स्टेमन की। हमने बात कर ली किसकी? स्टेमन की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम ये एंथर ले लो। हाँ, ये एंथर ले लो और इसको काटेंगे हम लोग। इस एंथर को क्या करेंगे हम लोग? ओ भाई ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ऐसा काटेंगे एंथर को हम लोग। अब एंथर का काटना मतलब सेक्शन लेना है। हाँ, अब सेक्शन तुम्हें पता है बायोलॉजी में 2 होते हैं। एक तो ऐसे खड़ा सेक्शन होता है और एक ऐसा सोया हुआ सेक्शन होता है। सोया सॉस नहीं, सोया सॉस नहीं है ना, सोया हुआ सेक्शन। अब सोया हुआ सेक्शन को बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बकवास कर रहे हो सर, पता ही नहीं चल रहा? अरे भाई मेरा ये मार्कर हो गया। देखिए बॉटल हो गई बॉटल। ठीक है, अगर इस बॉटल को तुम हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, तो भैया तुमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है। और अगर तुम इसे वर्टिकली काट रहे हो तो तुमने लिया है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अब बॉटल उठाइए तो पानी पी ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें आंसर का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो तुम कौन सा सेक्शन लोगे बताओ जरा? ऐसे खड़ा सेक्शन या सोया सेक्शन? कौन सा? सोया सेक्शन, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। और जब तुम इस ट्रांसवर्स सेक्शन को लोगे तो तुम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देख पाओगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम देख पाओगे जब तुम एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे। अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक और ऐसा डायग्राम बनाया हुआ, मस्त ऐसा एकदम कुछ ऐसा करके बनाया हुआ है। फिर यहां पर ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है एक, फिर ऐसा है, और यहां से हमारे एंथर फट रहे हैं और यहां से पोलन निकल रहा है। कुछ ऐसा बताया हुआ है भाई। ठीक है, कुछ ऐसा बताया हुआ है। तो वो सब अपने को नहीं समझना है, वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं। उसी चीज का ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, वो यहां पर बना रहा हूं। यही ऊपर का जो हिस्सा है वो यहां बना रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब ये जो तुम देख रहे हो ये आपके एंथर का टीएस है। एंथर का टीएस है, और इस एंथर के टीएस को जब देखोगे तो भैया तुम यहां पर 4 लेयर देख पाओगे। तो सबसे पहले तो भैया हम यहां पे 2 लेयर बना दे रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। अब मैं यहां पर एक्चुअल में तुम देखोगे सर सेल नहीं बना रहा हूं मैं सिर्फ लेयर इंडिकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, और कुछ चीजें बताऊंगा जो आप अच्छे से आपकी नोटबुक में मार्क कर लेना। फिर ऐसा बोलना मत कि सर आप बताते ही नहीं हो। ठीक है, हाँ चलो ये 4 डॉट बनाए अपने ने और इसको सराउंड कर देते हैं किसी चीज के साथ में। तो देखो भैया ये आपके एंथर का टीएस है, ये आपके एंथर का टीएस है। और मान लो अभी आपका एंथर डेवलप हो रहा है। हाँ, अभी उसकी जवानी स्टार्ट होने ही वाली है, मतलब इट इज अ यंग एंथर। तो जब यंग एंथर होता है तो आप क्या देखते हो, इसके पास कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं बेटा? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिसके ऊपर एक लेयर होता है एपिडर्मिस का। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल, एपिडर्मिस ऊपर। हाँ, ये तुम्हारा पैरेनकाइमा हो गया और ये तुम्हारा एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, अब ये पैरेनकाइमा के जो सेल्स थे ये एक इनिशिएटिव लेते हैं, ये बन जाते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स।
ये डेवलप होते हैं किसके अंदर? आर्की स्पोरियल सेल्स के अंदर। और आर्की स्पोरियल सेल्स जो थे वो फिर डिवाइड करते हैं दो प्रकार के सेल्स में। देखो क्या था भाई, जब एंथर यंग था, एकदम स्टार्टिंग स्टेज में, आपके पास कुछ पैरेंकाइमा के सेल्स थे जिसके ऊपर एपिडर्मिस था। ये अपने आप को डिवाइड करके चार कोनों पे ले गया यहां पर और आर्केस्पोरियल के सेल्स बनाए। आर्केस्पोरियल सेल्स अब डिवाइड करना चालू करता है दो तरफ, एक आउटर और दूसरा इनर। सही बात बता रहा हूं? हाँ, सही बात बता रहा हूं। बोलोगे सर आप ये तो ऐसा कहीं पे पढ़ा ही नहीं है। पढ़ोगे हैं, ये सब काम का है। हाँ, तो भैया आर्केस्पोरियल डिवीजन किया ऑन द आउटर साइड एज वेल एज ऑन द इनर साइड। ये जो बाहर की तरफ इसने डिवीजन करा, उसने बाहर फॉर्म करे प्राइमरी पेराइटल सेल्स। इसने फॉर्म करे प्राइमरी पेराइटल सेल बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या बनाएगा? ये काले काले क्या है, बहुत जगह पे देखे हो ना, ये काले काले क्या है बीच में जो है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएंगे या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे। ठीक है, अब मजेदार चीज, ये प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करेगी? ये बनाएंगी 3 लेयर। कितने लेयर? 3 लेयर। देखो एंडोथीशियम, ये क्या हो गया? एंडोथीशियम। फिर मिडल लेयर आ गया। ठीक है, मिडल लेयर आ गया और इस मिडल लेयर के अंदर की तरफ आ जाएगा क्या? टेपेटम। समझे बात? तो ये 3 लेयर बना गया तुम्हारा प्राइमरी पेराइटल सेल्स। फिर अंदर की तरफ तुम्हारे स्पोरोजिनस थे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये यंग वाला था। अब ये जो तुम यहां देख रहे हो तो मैच्योर एंथर है। तो इस मैच्योर एंथर के अंदर क्या क्या दिखेगा? सबसे बाहर की तरफ, बेटा सबसे बाहर क्या रहता है? सबसे बाहर क्या था? देखो यहां पर सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस था। तो यहां पर हम लगा देंगे एपिडर्मिस। अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर होता है। ठीक है, तो भैया एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना? ये तो पूछना ही भूल गया। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि सर आप तो पूछते ही नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, तो बाहर हुआ एपिडर्मिस। हाँ, सिंगल लेयर था। एपिडर्मिस से अंदर जाओगे तो भैया ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स थी ये काम में आई थी। इन्होंने 3 लेयर्स बनाए थे। सबसे पहले था एंडोथीशियम। तो जब तुम एपिडर्मिस से अंदर की ओर जाओगे तो ये आएगा तुम्हारा एंडोथीशियम। ये आएगा तुम्हारा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो होता है बेटा, ये बनता है, इसके सेल्स जो है बाहर की ओर से पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन दिखाते हैं। बाहर की ओर ये पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन दिखाते हैं। कई सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर ये पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन एब्सेंट होता है। तो वो सेल्स होती है यहां पर। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में यहां पर कुछ खुलता हुआ वो फट रहा है, ये जो यहां पर होती है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, जहां पर ये पेक्टिन और लिग्निन एब्सेंट होता है, उन सेल्स को कहा जाता है स्टोमियम। पेक्टिन और लिग्निन एडिशनल थिकनिंग प्रोवाइड करते थे ताकि हमारे ये जो आंथर है वो प्रोटेक्ट रह सके, वो बचे रह सके बाहर के एनवायरमेंट से। अब इसके अंदर स्टोमियम में पेक्टिन और लिग्निन एब्सेंट था, मतलब वो थिक नहीं है। क्या हो सकता है? यहां से फट सकता है, डिहाइसेंस हो सकता है। समझे बात? समझे बात? चलो भैया, ये तो तुम्हारा एंडोथीशियम हो गया। एंडोथीशियम से अंदर जाओगे तो पहुंचोगे इस तीसरे लेयर में। इस तीसरे लेयर को बोलना है बेटा मेरे मिडल लेयर। ये हो गया अपना मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो 3 से 4 लेयरों का बन सकता है।
और यहां पर तुम्हारे लिए एक खास शब्द ढूंढ के लाया हूं अंग्रेजी के डिक्शनरी से मैं, जिसे मैं कहूंगा एफीमेरल। एफीमेरल होते हैं मिडल लेयर्स। एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं जीवित। ज्यादातर क्या होता है, ये जो मिडल लेयर के सेल्स थे उनको एमएमसी कहां चली गई, एमएमसी कंज्यूम कर लेती है। एफीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है, एफीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है। कौन? मिडल लेयर। उसे कंज्यूम कर लिया जाता है किसके द्वारा, इस एमएमसी के द्वारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पीएमसी के द्वारा, पोलन मदर सेल के द्वारा। सही बात है, बहुत अच्छे। फिर उससे और अंदर पहुंचे तो ये बलू वाला आया, बलू वाला। ये बलू वाला क्या है भाई मेरे, ये है टेपेटम। और एक बात समझो तुम, ये जो मिडिल लेयर वाले सेल है ना, ये मिडिल लेयर वाले सेल है, इनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। वो पॉइंट मैं बताना भूल गया था, इनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। नेचर वाइज अगर तुम्हें बताऊं तो इसका दो नेचर हो सकता है। मिडिल लेयर जो है वो एक अमीबॉइड हो सकता है और दूसरा हो सकता है सिक्रीटरी। अब बहुत ज्यादा पढ़ा लेता हूं कभी कभी मैं, है थोड़ा सा नीट की तैयारी कर लेते हैं। हाँ भाई मेरी बेटा इधर आ जाओ, तुम देखो टेपेटम कौन सा लेयर है, चौथा लेयर है। टेपेटम जो होता है इसका साइटोप्लाज्म बेटा मेरा बहुत डेंस होता है। टेपेटम का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। उसका मतलब भैया कौन सी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और इसकी प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है बेटा मेरा, पॉलीप्लॉइडी शो कर सकता है। कौन? टेपेटम। टेपेटम का फंक्शन क्या, टेपेटम का फंक्शन क्या, टेपेटम का फंक्शन है बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? हमारे डेवलपिंग पोलन को। इस एमएमसी को, डेवलपिंग पोलन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? अपना टेपेटम करता है। सही बात है, सही बात है। तो तुमने यहां पर देखा एंथर का स्ट्रक्चर, तुमने क्या देखा? एंथर का स्ट्रक्चर। तुमने स्टेमन समझ लिया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई एकदम अच्छे से, बोलो तो इतनी कहानी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इतनी कहानी समझ में आ गई, तुमने एंथर का स्ट्रक्चर समझ लिया, तुमने स्पोरोजिनस टिश्यू भी देख लिए, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर थे बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर थे? माइक्रोस्पोरेंजिया में थे। वो जो चार हिस्से देखे थे कोने पर, वो थे माइक्रोस्पोरेंजिया, और चार थे इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाता है एक एंथर। बाइलोट, टेट्राथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स थे। कौन से सेल्स थे? स्पोरोजिनस सेल्स थे। ये सारे के सारे जो थे, दे आर एबल टू गिव राइज टू अ पोलन। तो आई कैन कॉल देम एज, आई विल टेक वन ऑफ द सेल, उसे मैं बोल दूंगा एमएमसी। बेटा यहां पर एमसी का मतलब है मदर सेल, मदर सेल। और ये जो बड़ा वाला एम है इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब तुम बोलोगे सर ये माइक्रोस्पोर मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं है यार, तो तुम उसको पीएमसी लिख दो। पीएमसी का मतलब क्या बनाने वाले हो? पोलन बनाने वाले हो, तो पोलन मदर सेल हो गया, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुमने एक एमएमसी ले ली, ये एमएमसी है भैया, और इस एमएमसी की जो ये प्लॉइडी होती है, क्या होती है? डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है, ठीक है। अब ये एमएमसी क्या करता है? ये डिवाइड करता है, और तुम मुझे बताओगे अभी ये कौन सा डिवीजन करेगा, ठीक है। देखो यहां पर अंदर बनती है दो सेल्स, अंदर बनती है डिवीजन के बाद में यहां पर दो सेल्स, और अब प्लॉइडी जो थी वो घट करके 2n से आ गई है n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो रहे हैं हाफ में, प्लॉइडी आधी हो जा रही है बेटा।
2n से n आ गया, मतलब अगर तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम थे स्टार्टिंग में तो वो घट करके 23 हो गए यार। ऐसे डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। तो बेटा ये है मियोसिस। अपने को पता है मियोसिस कितने भाग में होता है, मियोसिस होता है 2 भाग में। तो ये मियोसिस 1 का राउंड हुआ जहां पर प्लॉइडी आधी हो गई। अब इस 2 सेल बने ना, इसको फिर डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, चलो डिवाइड हो गया। तो बेटा देखो यहां पे ऐसा कुछ बनेगा, 1 2, यहां पे ये 3, यहां पे 4। तुम देख रहे हो n n n n, मतलब अब जो 4 चीजें बनी है क्या है तुम्हारे, ये है माइक्रोस्पोर। बट बेटा तुम देख क्या रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो ये माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं 4। इसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब मैच्योरिटी आएगी तो ये आपस में सेपरेट होंगे और बिखर जाएंगे। सही बात है, सही बात है, हाँ सही बात है। बट कुछ ऐसे प्लांट है जैसे कि हाइड्रिला हो गया, टाइफा हो गया, ठीक है, इनके अंदर तुम क्या देखते हो कि ये सेपरेशन नहीं होता इन माइक्रोस्पोर का, ये आपस में जुड़े ही रह जाते हैं। तो ऐसे जो पोलन होते हैं वो बन जाते हैं क्या, कंपाउंड पोलन। वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड पोलन बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिप्रस प्लांट होता है एक, तुम यहां पर साइड पे इमेज देख पाओगे सिप्रस प्लांट की। उस सिप्रस के अंदर क्या होता है, ये जो 4 टेट्राड थे ना, ये जो 4 माइक्रोस्पोर थे, उनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, केवल एक सर्वाइव कर पाता है। तो वहां पे केवल 1 माइक्रोस्पोर बनता है, केवल 1 माइक्रोस्पोर बनता है इंस्टेड ऑफ 4। ठीक है, फिर तुम्हारे पास कस्क्यूटा आता है। कस्क्यूटा याद है ना, टोटल पैरासाइट होता है ये, इसके पास लीफ वगैरह कुछ नहीं होती। ठीक है, टोटल पैरासाइट है, अपने होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है ये बाय मीन्स ऑफ दो सकर्स। ठीक है, तो कस्क्यूटा के अंदर क्या होता है यार, कस्क्यूटा के अंदर टेट्राड नहीं, वहां पे बहुत सारा आपको माइक्रोस्पोर देखने मिलता है। उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं पोलीस्पोरी। क्या बोलेंगे, पोलीस्पोरी। ठीक है, अब तुम देख क्या रहे हो, यहां पे स्पोर बन रहे हैं यार, पोलन नहीं बन रहा, स्पोर बन रहा है। तो तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइटिक स्टेज भी होता है और गैमेटोफाइटिक स्टेज भी होता है। तो अभी तक जो तुम आए हो ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, अभी तक जो तुम आए हो वो क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब गैमेटोफाइटिक पे भी चले जाएंगे। ठीक है, अब गैमेट्स पे आ जाएंगे। अब यहां तक की कहानी क्लियर थी, यहां तक की कहानी क्लियर थी, यहां तक तो कोई मगजमारी थी नहीं। तो अब हुआ यूं कि इसमें से एक माइक्रोस्पोर हम यहां पर बना लेते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर हो गया न्यूक्लियस के साथ में। यहां पर मियोटिक डिवीजन था और ये जो डिवीजन हुआ था यार, ये मियोसिस 2 वाला था। ठीक बात है, बोल दो यार, हाँ ठीक बात है ना। हाँ, अब ये मेरा एक माइक्रोस्पोर था, ये मेरा एक माइक्रोस्पोर था। अब इस माइक्रोस्पोर ने क्या बोला, बोले यार डिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। कौन सा वाला, माइटोसिस वाला। इसकी प्लॉइडी n है, प्लॉइडी क्या है, n है, और ये डिवाइड कर रहा है। तो भैया जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल बना देगा यहां पर साथ में ही। एक तो ये बड़ी सी सेल आ जाएगी और एक ये छोटी सी सेल आ जाएगी। ये छोटी सेल जो है स्पिंडल शेप होती है, याद रख के रखना। ये बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है। ये बड़ी वाली सेल को बेटा तुम बोलोगे वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल बोलोगे, वेजिटेटिव सेल। तुम बोलो सर वेजिटेटिव तो बड़ा है, मैं छोटा नाम देता हूं ना, इसे तुम क्या बोल दोगे, ट्यूब सेल भी बोल दोगे। ठीक है, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ठीक है, काम क्या है भैया, काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, अपने ये छोटे वाले सेल को। छोटे सेल का नाम जनरेटिव सेल। कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। तो भाई ये क्या है तुम्हारा,
ये है पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स हो गई, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जनरेटिव बहुत बड़ा था और उसके साथ में छोटा एक नीचे सेल था, उसे कहा जनरेटिव। उल्टा बोला क्या मैं? बताओ यार, उल्टा बोला हूं या सही बोला हूं? ठीक है, तो भाई एक चीज काम की बताता हूं तुम्हें मैं। यहां पर एक एडिशनल लेयर देखने मिलता है जिसे कहते हैं कैलोज। धीरे धीरे जैसे जैसे पोलन बड़ा हो रहा है, ये कैलोज डिसइंटीग्रेट होता है, कैलोज डिसइंटीग्रेट होता है और हमारा जो जनरेटिव सेल था वो इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस। ये हमारा जो जनरेटिव सेल था, इट अपीयर्स एज इफ के वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। तो ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, as much as 60% of the angiosperms अपने पोलन ग्रेन को इस अवस्था में शेयर करते हैं, 2 सेल स्टेज में। आगे जाकर के यहां पर ये जो जनरेटिव सेल थी वो फिर से एक मेयोटिक डिवीजन करती है और तुम देखते हो अब एक जनरेटिव सेल के, एक वेजिटेटिव सेल के अंदर, जस्ट गिव मी अ मिनट, इन अ सिंगल वेजिटेटिव सेल there would be, if this is a vegetative cell, there would be 1 and 2 generative cell। तो बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म बच गए उसके अंदर 3 सेल स्टेज में पोलन शेयर किया जाता है। तो पोलन मोस्टली शेयर किया जाएगा 2 सेल स्टेज में, जहां पर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होती है। यहां तक बच्चों मेरे साथ में रहो। अब इतनी कहानी तुम्हें समझ में आ गई है तो थोड़ा सा पोलन का स्ट्रक्चर समझा देता हूं मैं तुम्हें। देखो ये पोलन हो गया, तो पोलन जो है स्टेमन ही की तरह बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है अपने शेप में, अपनी साइज में, अपने अपीयरेंस में। ये रफ हो सकता था, ये स्मूथ हो सकता था, और इसके बेटा 2 लेयर होते हैं। इसके कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। तो ये एडिशनल लेयर ऊपर बना दिया अपने ने, 2 लेयर हो गए। ठीक है, बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। एक्साइन के फिर से 2 भाग होते हैं, एक एक्टेजाइन होता है और एक एंटेजाइन होता है। एक्टेजाइन ऊपर की तरफ होता है, एंटेजाइन नीचे होता है। उसका खैर अगर लिखना हो तो लिख लो, यहां पर 2 बना के एरो। आउटर में एक्टेजाइन, जस्ट अ मिनट, एक्टेजाइन, और अंदर के तरफ एंडेजाइन। चलो, अब एक्साइन जो है ना यार बहुत भयंकर चीज था। बोलो क्यों? क्योंकि एक्साइन क्या करता है, हमारे पोलन को फॉसिल बनाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब अगर आज कोई पोलन बना है तो इट कैन रिमेन इन द एटमोस्फियर विदाउट डाइंग फॉर मेनी 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 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये बनता है एक ऐसी चीज से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन भाई साहब ऐसा चीज है बायोलॉजी में जिसके ऊपर ना तो पीएच का, ना तो टेम्परेचर का, ना तो एसिड का असर होता है। मतलब एक और चीज, वी ऑल्सो डोंट हैव एनी एंजाइम विच कैन एक्ट ऑन स्पोरोपोलेनिन। इसका मतलब स्पोरोपोलेनिन को तुम साला डिग्रेड ही नहीं कर सकते हो यार। तो अगर कोई पोलन जिसके एंजाइम में स्पोरोपोलेनिन है, इनफैक्ट सभी के, वो बहुत लंबे समय तक फॉसिल के रूप में पड़े रह सकते हैं। उसके अंदर आओ तो ये लेयर देखने मिलेगा तुम्हें, जैसे तुम कहोगे इंटाइन। अब स्पोरोपोलेनिन के विपरीत, स्पोरोपोलेनिन जो बहुत हार्ड था, इंटाइन थोड़े डेलिकेट होते हैं, थोड़े थिन होते हैं, और ये बनते हैं सेलुलोज और पेक्टिन के। ये बने हैं सेलुलोज और पेक्टिन के। ठीक है, जनरेटिव सेल जो थी ये हमारे पोलन से बाहर निकलती थी और फर्टिलाइजेशन करती थी। पर स्पोरोपोलेनिन जो कि का बहुत हार्ड था, अगर उसने पूरे के पूरे पोलन को अनवलोप कर रखा है जैसे यहां पर, तो ये जनरेटिव सेल बाहर कैसे निकलेगा? निकल पाएगा? नहीं। निकालेंगे हम तो यार,
कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे एग्जाइन में कुछ जगह पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और वो जगह जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होगा उसे कहा जाएगा जर्म पोर। तो इट इज दिस जर्म पोर जहां पर से ये हमारी पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा इस इंटाइन के द्वारा, और जनरेटिव सेल जो थी वो बाहर मूव करेगी अलॉन्ग विद द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो जर्म पोर, एक्साइन और इंटाइन तीनों भाग है हमारे पोलन का, पोलन के बाहर वॉल का। अच्छे से याद कर लेना, स्पोरोपोलिनिन, सेलुलोज और पेक्टिन। किसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता भैया किसी भी चीज का? स्पोरोपोलिनिन का। वेजिटेटिव सेल जो थी वो न्यूट्रिशन दे रही थी, जनरेटिव सेल जो थी वो क्या दे रही थी? क्या दे रही थी? मेल गैमेट। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छा था। अब मान लो मैं एक इंसेक्ट हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो पोलन है मेरी बॉडी पे चिपक जाए और फिर मैं इसका पोलिनेशन करवा दूं। तो मैं देखता हूं इस एग्जाइन के ऊपर येलो कलर का कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे हम कहते हैं पोलन किट। और ये पोलन किट जो है मेरे बेटा ये लिपिड का बनता है, जिसकी वजह से ये पोलन किट वाला पोलन मेरे ऊपर चिपक जाएगा। मैं कौन हूं? इंसेक्ट हूं भैया, पोलिनेशन करवा रहा हूं ना। तो ये मेरे ऊपर चिपक गया, अब मैं कहीं भी जाऊंगा, अब इन किसी स्टिग्मा पे लैंड अगर मैं करता हूं तो ये पोलन वहां पे पहुंचा दूंगा मैं। चलो, पोलन का खेल हो गया। अब क्या था, ये पोलन उसके ऊपर बैठा, तो बैठने के बाद में फर्टिलाइजेशन करवाने की एबिलिटी होनी चाहिए इसके पास में, मतलब ये सलामत रहे, जिंदा रहे। बेसिकली ये वायबल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, केवल तभी काम कर पाएगा। तो पोलन जो है लॉन्ग लिव्ड हो सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं। कुछ ऐसे पोलन होते हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है, मक्खियों की तरह यार, और कुछ वो तोते की तरह 140 साल जी लेते हैं। इंसान तोता है 140 जीता है, मक्खी जो है कुछ ही समय जीती है। वैसे ही यहां पर पोलन होते हैं, कुछ होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो लॉन्ग लिव्ड होते हैं। तो तुम्हारे पास वायबिलिटी की अगर तुम बात करो तो जैसे राइस हो गया, जैसे व्हीट हो गया, इनके अंदर क्या है, अगर पोलन अभी अंदर से निकला है तो 30 मिनट तक वायबल है, मतलब 30 मिनट तक ही वो फर्टिलाइज कर पाएगा, उसके बाद में वो खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, लॉन्ग लिव्ड में क्या होता है, अपने पास सोलेनेसी फैमिली हो गई, लिलियासी हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है, जो पोलन है जैसे आज रिलीज हुए वो काफी मंथ तक जीवित रह सकते हैं, दे कैन लिव फॉर सेवरल मंथ्स। और जैसे आपने आप आगे जाके पढ़ोगे आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहां पर जो पोलन होता आई मीन जो स्पर्म्स होते हैं उसे स्टोर करते हैं और फिर फीमेल को फर्टिलाइज करवाया जाता है। वैसे ही पोलन को भी आप स्टोर कर सकते हो, जैसे वहां पर स्पर्म स्टोर किए थे, पोलन को भी स्टोर किया जा सकता है पोलन बैंक के अंदर। और स्टोर कहां करोगे यार, कहां करोगे? फ्रिज के अंदर करते हैं ना, फ्रिज के अंदर आप दही जमाना है, दही को अगर 2-3 दिन रख के रखना है तो फ्रिज में डाल देते, बाहर नहीं रखते, अभी गर्मियां चालू हो गई हैं। तो हमने अगर पोलन को बचाना है तो पोलन को भी फ्रिज ही में रखना पड़ेगा, बट फ्रिज अपने घर वाला नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे रखेंगे एट -196। भैया फ्रिज जैसा होता है जिसके अंदर अगर 196 डिग्री सेल्सियस तुम्हें मेंटेन करना है माइनस वाला, तो उसके लिए चाहिएगा तुम्हें लिक्विड नाइट्रोजन, N2 ही फॉर्मूला है ना। हाँ, चलिए पोलन को स्टोर कर लिया हमने पोलन बैंक के अंदर। अब तुमने देखा होगा सलमान खान आते हैं रिवाइटल ऐसे लेकर, रिवाइटल है क्या यार? दैट इज फूड सप्लीमेंट, मतलब तुमने खाना खाया, ताकत तो मिल गई, कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए था, और एडिशनल न्यूट्रिशन जो चाहिए थे वो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें मिलते हैं सप्लीमेंट्स के रूप में। तो तुम पोलन जो है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, तुम पोलन को यूज कर सकते हो एज सप्लीमेंट्स भी। ठीक है, पोलन काम का चीज है भैया, सप्लीमेंट मतलब काम का चीज है, हर बार होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनके अंदर पोलन जो है वो एलर्जी कॉज कर सकता है। अब एलर्जी जब होगी तो भैया तुम्हारे शरीर के अंदर एक प्रकार की एंटीबॉडी बनती है जिसे कहते हैं आईजीई। आईजीई होगी तुम्हारी बॉडी में जब तुम्हारे अंदर एलर्जी बढ़ेगी। अब एलर्जी होगी तो दो दिक्कत आ सकती है तुमको, तुम्हारे रेस्पिरेशन के साथ प्रॉब्लम होती है। बेसिकली दो दिक्कत क्या, रेस्पिरेशन के साथ ही प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको दो बीमारी हो सकती है पोलन की वजह से। एलर्जी में जब बोलता हूं तो दो बीमारी आ सकती है। एक तो आ सकती है ब्रोंकाइटिस, जस्ट फॉरगिव मी फॉर माय हैंडराइटिंग, एंड सेकंड इज अस्थमा। भैया अस्थमा है ना, अस्थमा, आत्मा लिख दो, अस्थमा। अस्थमा हमारे जैसे लोग बोलते हैं, आपके जैसे लोग क्या बोलेंगे, आजमा, राइट। इंग्लिश पीपल वुड कॉल इट आजमा एंड वी पीपल वुड कॉल इट अस्थमा, है ना। कुछ भी बोल लो, स्पेलिंग ये लिखना भाई मेरे, है ज्यादा अंग्रेज ना बनना। अब यहां पर पोलन का खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो बेटा अपने ने बात क्या करी इस पूरे वीडियो में, अपने ने स्टेमन का स्ट्रक्चर समझा, अपने ने माइक्रोस्पोरेंजिया समझा, अपने ने पोलन का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, अपने ने पोलन की वायबिलिटी देखी, पोलन को सप्लीमेंट के तरीके से यूज करते हैं और पोलन से एलर्जी होती है देखा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और कुछ ज्यादा जानना है, कुछ डाउट वगैरह हो तो भी कमेंट बॉक्स का यूज करो। उम्मीद करता हूं वीडियो में जो बताने का प्रयास किया था तुमको समझ में आया होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बताया भाई, हाँ वही बताना भूल गया मैं। एक चीज याद आ रही है मुझे टेपेटम के बारे में। टेपेटम जो है ना यार, मैंने बोला कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तुमको। अब ये न्यूट्रिशन के अंदर दो तीन चीजें होती है। देखो टेपेटम के अंदर क्या रहेगा, एंजाइम रहेगा एक तो, ठीक है, एक एंजाइम होगा। दूसरा यहां पर IAA भी होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। 11th स्टैंडर्ड में 15 चैप्टर में पढ़े हुए हो इंडोल एसिटिक एसिड के बारे में तुम लोग। ये सब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा आप देखोगे यहां पर यूबिश बॉडी भी होती है जो बनती है लिपिड की, ठीक है। ये याद आ गया, नीट के एक दो तीन कुछ पॉइंट थे, याद आ गए, सोचा बच्चों को बता दें, वरना फिर बच्चे बोलते हैं सर आप तो बताते ही नहीं हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर दो, शेयर नहीं कर रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में देखना है वो घंटी वाला बटन होगा, वो नोटिफिकेशन आ जाएगी तुम्हें अगला वीडियो मिलने पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में। अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें और कोरोना से बचिए, इट्स सीरियसली वेरी डेडली। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीबॉडी।